हेलो नमस्कार। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको बताया था मैंने जो स्रोत के बाद हम लोग राजनीतिक इतिहास की चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक इतिहास की चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेनली जो मध्यकालीन भारत के राजनीतिक पहलू है, इसमें जो स्टार्टिंग जो देखा जाता है वो सिंध विजय से देखा जाता है। हम लोग सिंध विजय को देखेंगे, जिसमें उनके स्रोत को जानेंगे, स्रोत में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्रोतों को। उसके बाद सिंध विजय में अरब आक्रमण जो कि 636 एडी से 712 एडी, और फिर यहाँ आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम। बिन मतलब होता है सन ऑफ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आरंभिक तुर्क सुल्तान जो ये दिल्ली सल्तनत को बोलते हैं। उसके बाद खिलजी, तुगलक, लौदी वंश जो है ये 1526 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रवेश कर जाता है मुगल, बाबर का एंट्री हो जाता है 1526 में, और ये जो है मुगल वंश जो है ये आपको आधुनिक भारत तक लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है मेनली इन्हीं पर चर्चा करेंगे। अब आपको मैं बता दूं जो है ये आरंभिक तुर्क सुल्तान दिल्ली सल्तनत जो भी है ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो खैर मेनली हम लोग राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करने के क्रम में ये देख लेते हैं जो कैसे कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है मुझे, और किस किस पॉइंट से सवाल पूछा जाता है। तो ये एक सिलेबस का क्रम है, लेकिन इससे भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान दे देना है। यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड का जिक्र करते चला हूँ। संघर्ष का युग रहा है मध्यकालीन भारत में भी, तो इसमें देखते हैं। पहला जो रहेगा बात हम लोग चर्चा जो करेंगे वो भारत पर अरबों का आक्रमण का करेंगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी, इसके बारे में जानेंगे। भारत पर तुर्कों का आगमन, तुर्कों में मोहम्मद गजनबी, ये 1001 से 1027 ईस्वी तक शासन किया है। मोहम्मद गौरी 1175 से 1206, और 1206 में एंट्री हो जाता है आरंभिक तुर्क सुल्तान जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, और ये इसका शासन रहता है 1206 से 1526 ईस्वी। इसके कुल 5 वंश होते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश के 11 शासक, खिलजी वंश के 5 शासक, तुगलक वंश के 9 शासक, सैयद वंश के 4 शासक हुए हैं, लोदी वंश के 3 शासक हुए हैं। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी, लोदी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी। ये आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि इससे जो है सवाल तैयार किया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा जो दिल्ली सल्तनत में किस वंशों का शासक सबसे ज़्यादा शासन किया है, तो इसका आंसर गुलाम वंश हो जाएगा। वहीं ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर ये था, पूछा गया था जो किस वंश का शासनकाल जो है सबसे लंबा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए सबका टाइम पीरियड। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला है। दिल्ली सल्तनत के बाद जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध होता है, और फिर एंट्री हो जाता है बाबर का, और मुगल साम्राज्य वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के पढ़ने के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को भी जानेंगे। फिर आपको मैंने बताया था जो सिलेबस में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को देखेंगे। इनमें सूफी आंदोलन, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसिया संप्रदाय, इनको देखेंगे। भक्ति संप्रदाय में इनके कौन कौन से संत रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अलवार शाखा, नैनार शाखा, सगुन भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। फिर जो है हम लोग प्रांतीय राजवंश को देखेंगे जो कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनमें बहमनी साम्राज्य, बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर प्रमुख है।
उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, इनके बारे में पूरे डिटेल में जानना जरूरी है, इसलिए सवाल पूछा जाता है। तो इनके प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर 1526 में एंट्री हो जाएगा बाबर का और मुगल साम्राज्य की नींव डालेगी वो। और यहाँ से मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी आ जाता है बीच में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब होते हैं। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530, हुमायूं का 30 से 56, शेरशाह सूरी के बीच में आ जाते हैं 1540 से 1545, और अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। और यहाँ से 1707 के बाद पोस्ट मुगल पीरियड को देखेंगे। प्रशासनिक, और ये मुगल साम्राज्य पढ़ने के बाद हम लोग उनके प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। फिर पोस्ट मुगल एम्पायर, उत्तर मुगल साम्राज्य में प्रमुख शासक जो है बहादुर शाह प्रथम, ये 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है। जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर द्वितीय 54 से 59, शाह आलम द्वितीय 59 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1862 तक ये अंतिम मुगल सम्राट रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये पोस्ट मुगल पीरियड पढ़ने के बाद जो है हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 1857 से 1862 तक ये रहता है। हालांकि एंट्री जो है ये औरंगजेब के टाइम में ही होने लगता है, यानी यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है वो मुगल एम्पायर में ही आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग मराठा साम्राज्य को देखेंगे, जो कि 1627 से 1858 ईस्वी तक है। मेनली इसके प्रशासनिक स्थिति पर पूरे जोर से देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल वहां से पूछा जाता है। उत्तर मुगल काल के स्वायत्त राज कुछ बने थे, अवध, राजपूत, जाट, मैसूर, रोहेलखंड, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, इन पे भी एक नज़र डाल लेंगे। तो ये हो गया प्रमुख सिलेबस आपका पीसीएस और आईएसपीसीएस दोनों के लिए। मेनली मतलब इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कवर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी आप नाम प्रमुख शासक देखे हैं ये टोटल का टोटल इस्लाम धर्म से संबंधित रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा जो है इस्लाम धर्म के बारे में करेंगे। उसके बाद हम लोग मेनली सिलेबस पे स्टार्ट कर लेंगे। भारत पर अरबों के आक्रमण से पहले हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म जो है इसके बारे में मैं मतलब आपको बता चुका हूँ शायद प्राचीन भारत में भी, यानी तो एक सेपरेट वीडियो जब मैंने टोटल धर्म की एक ही साथ वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा छोटे छोटे पॉइंटों पर। इसलिए इस्लाम धर्म से तात्पर्य होता है विनम्रता, पवित्रता, शक्ति में प्रवेश करना। के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान मतलब मुसल्लम प्लस ईमान, अर्थात जिनका ईमान पुख्ता हो। ठीक है, जिनका ईमान पुख्ता हो। इनके प्रवर्तक जो है प्रमुख रूप से मोहम्मद साहब, इनके प्रवर्तक जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, चाचा का नाम अबू तालिब, दादा का नाम अल-मुत्तलिब, थे। पत्नी का नाम खादिजा, पुत्री का नाम फातिमा और दामाद जो थे अली थे। ये हिस्ट्री हो गए, उनके वंश वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो है महत्वपूर्ण वर्ष क्या रहा है इसको थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण वर्ष में 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म जो है ये मक्का में होता है। ठीक है, मक्का आप जरूर नाम सुने होंगे। 610 एडी में मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला है। कहाँ? हीरा पहाड़ी में। ठीक है, 610 एडी में। 622 एडी में हिजरी संवत की शुरुआत हो जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 एडी में, और मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में जो है ये स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था हिजरी संवत। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
फिर 632 एडी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है और फिर 7वीं शताब्दी के शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ है। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हुआ। पहले कहाँ? सऊदी अरब। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। किसकी उपासना पर? अल्लाह की उपासना पर जोर देता है। उसकी पवित्र पुस्तक जो है कुरान है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। रमजान माह में रोजे रखना, दान करना तथा मुमकिन हो तो मक्का सऊदी अरब में जो है कि तीर्थ यात्रा करने को कहा गया है। ठीक है। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नजदीकी बंदों को दिया गया, जो अंततः खलीफा कहलाए। क्लियर बात? और खलीफा के बारे में आपको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खलीफा का जिक्र बार बार आपको हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में आएगा और मेडिएवल से लेकर के मॉडर्न तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब गांधी युग भी पढ़ेंगे वहां भी आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी रहेगा। तो इसलिए खलीफा क्या है, खिलाफत, तो ये सब आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए हम इस्लाम धर्म के बारे में आपको बता रहा हूं। समय व्यतीत होने पर जो है खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक पद बन गया जिसका संचालन जो है इस्लामिक साम्राज्य करता था। क्लियर बात? अब 632 ईस्वी में आपने देखा यहाँ पे जो मोहम्मद साहब का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद साहब का इंतकाल 632 एडी में हो जाता है। तो 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक जो है ये कौन कौन खलीफा रहे हैं? तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो अब अगर कोई मैन आदमी चला जाता है और तो उसके दावेदार बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनके लेकर के बहुत सारा मतभेद भी होता है। तो खलीफा पद को लेकर ही इस्लाम धर्म में 2 वर्गों में विभक्त हो गया है। एक शिया कहलाया और दूसरा सुन्नी। ये भी आप जान लीजिए। ठीक है। सुन्नी और शिया में मतभेद क्या था भाई? सुन्नी और शिया में मतभेद ये था जो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गई थी। सुन्नी जो है पैगंबर मोहम्मद को कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है, ऐसा उनका मानना था। और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सहयोगी अबू बकर को पहला खलीफा और उमर जो है दूसरा खलीफा बने हैं। सुन्नी था। वहीं शिया जो थे ये पैगंबर मोहम्मद का कोई रिश्तेदार ही, इनका मानना था जो पैगंबर मोहम्मद का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। इन लोगों के नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर के दामाद अली को चुना गया। क्लियर बात? इसलिए दोनों में फूट हो गया। अली की हत्या के बाद उनके प्रतिद्वंदी मुवयाह ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमय्यद खलीफा की स्थापना की। क्लियर बात? किसने? उनके प्रतिद्वंदी मुवयाह दमिश्क में जो है उमय्यद खलीफा की स्थापना की। उमय्यद खलीफा का जो टाइम पीरियड है ये 661 से 750 ईस्वी तक चला है। अंततः जो है अबू खलीफाओं ने जो है उमय्यद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया है। ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रख लेना है। 661 से 750 ईस्वी तक जो है ये चला है। अब हम लोग जो है एंट्री मारते हैं मेनली जो है भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जानते हैं यहाँ से। ठीक है। अरब आक्रमण भारत पर कैसे कैसे हुआ है अब आपको मैं बता दूं। जो अच्छा अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण भी हुआ है। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय जो जाता है ये तुर्कों को जाता है। ये चीज आपको याद रखना है।
मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार जो है पुनः विकेंद्रीकरण और तथा विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठी। आपको मैं बता दूं, जो तुर्कों, अच्छा वैसे इनका मैं जिक्र कर ही लेता हूं, उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम को भी काट दीजिए। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया था। ठीक है। भारतीय इतिहास में अरब और भारत संबंध का विशेष महत्व है। भारत में सबसे पहले आने वाला मुसलमान अरब है, यानी अर्थ है इसका ललित कथन, ये चीज याद रखना है। ठीक है। अरब निवासियों की भाषा प्रसाद गुण युक्त है। अरब भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ही कम है उस टाइम। इन लोगों का व्यवसाय जो है, प्रमुख व्यवसाय व्यापार प्लस पशुपालन रहा है। हजारों वर्षों पहले से अरब के व्यापारी भारतवर्ष के समुद्र तट पर आते थे और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक पदार्थों को मिस्र, यूरोप, श्याम देश में तथा वहां के पदार्थों को भी भारत वर्ष तथा उसके आसपास के टापुओं, चीन और जापान तक ले जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान दे देना है। अब अपने भारत में कौन कौन से प्रमुख जगह थे जहां से व्यापार किए जाते थे इन लोगों के द्वारा? तो कच्छ, खंभात, मालवा और कन्याकुमारी। आप ये चीज देख रहे होंगे, जो सभी का सभी जो कहां से जुड़े हैं, अरब सागर के तटीय इलाका है। व्यापारिक लेन देन होते थे। व्यापारिक लेन देन में क्या क्या लेन देन होते थे भाई? सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिए इन पे। चंदन, सुगंधित लकड़ी, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हीरा, हाथीदांत, सीसा, बांस आदि यहां से क्या करते थे? ले जाते थे। इसका क्या होता था भाई? निर्यात होता था, एक्सपोर्ट। वहीं इंपोर्ट क्या किया जाता था? वहां से शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े आदि लाते थे। क्लियर बात? ले जाते थे चंदन, सुगंधित लकड़ी, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हीरा, हाथीदांत, सीसा, बांस, ये। और लाते थे शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े आदि। इस प्रकार से भारत और अरबों का मैत्री संबंध बहुत ही पुराना व अच्छा था। ध्यान दीजिए, अरबों की विजय का क्षेत्र जो है ये सिंध और मुल्तान का इलाका रहा है, इलाका था। सर्वप्रथम आक्रमण जो है 639 से 636-37 ईस्वी में हजरत उमर की खिलाफत के समय हुए और इन प्रारंभिक आक्रमणों का उद्देश्य जो है विजय करना नहीं था, वरन लूटमार करना था, लेकिन इसे खदेड़ दिया गया। इस बात को याद रख लेना है। ठीक है। इसके बाद भी आक्रमण का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि देवल, खारी, बलूचिस्तान आदि पर भी आक्रमण हुए। तो कौन कौन किए? अल-हेरिस 662 ईस्वी में, अल मुहल्लब 664 ईस्वी में, अब्दुल्ला, ये सभी का सभी किए लेकिन असफल रहे। अब बारी आया मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम जो है यह एक नवयुवक अरब सेनापति था जो इराक के प्रांतपति जो थे अल-हज्जाज, इसका चाचा और ससुर भी था। अब आपको बता दूं, अल-हज्जाज जो है ये मतलब खलीफा थे और उस टाइम में जो है व्यापार होता था जहाज से। उस टाइम में क्या अभी भी होता है ना भाई। तो बहुमूल्य उपहारों से भरे हुए 8 जहाजों को लूट लिया गया था, जो उपहार स्वरूप लंका द्वारा खलीफा और हज्जों को भेजा गया था। मतलब अब जो है आपको मैं ये बता रहा हूँ, जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो थे इनके बारे में यही जानना है जी। इराक के प्रांतपति अल-हज्जाज जो है इसका चाचा और ससुर भी था। और तो समुद्र लुटेरों ने जो है
यह लूट की थी। क्या लूट की थी? बहुमूल्य उपहारों से भरे हुए 8 जहाजों को लूट लिया गया था, जो उपहार स्वरूप जो है लंका और खलीफा और हज्जा को भेजा गया था। लंका द्वारा जो है खलीफा और हज्जा को भेजा गया था। जहां पर समुद्री लुटेरों ने यह लूट की थी, वह स्थान राजा दाहिर के, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे, थोड़ा पॉइंट जानने वाला है। जहां से लूट हुआ था वह राजा दाहिर के राज्य का हिस्सा था, लेकिन दाहिर ने इस लूट से साफ इनकार कर दिया। लगातार 2 बार राजा दाहिर पर हमला हुआ, किंतु दोनों बार अरब सेनापतियों की पराजय हुई। इस बार उसने पूर्ण व्यवस्थित तरीके से आक्रमण की तैयारी की और अंततः जो है इल्लाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की विशाल एवं शक्तिशाली सेना के साथ सिंध पर 712 ईस्वी में जो है 17 वर्ष की आयु में था। ये कौन? इल्लाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की आयु में जो है 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध विजय के अवसर पर मोहम्मद बिन कासिम, MBK, मैं MBK लिखता हूं, MBK जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध विजय के अवसर पर पहली बार जजिया कर, ध्यान दीजिएगा ये चीज, जजिया कर, और इससे सवाल पूछा जाता है, जजिया कर को लागू किया था। यह गैर मुसलमान से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जजिया कर। अच्छा, जजिया कर की बात की तो एक नजर डाल दीजिए, सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं जिक्र करता हूं। जो ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर की वसूली कौन करेगा? तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक FST करेगा ब्राह्मणों से। मुगल बादशाह अकबर जो है ये 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को समाप्त कर देता है, जजिया कर को पूरी तरह से हटा देता है। फिर क्या होता है, जो इसके बाद जो इसका अगला शासक जो आता है उत्तराधिकारी में 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। लेकिन फिर जो है पोस्ट मुगल एम्पायर के एक थे, क्या नाम था उसका, शासक एक था जहांदार शाह द्वारा जो है फिर से इसे जजिया कर को क्या कर दिया जाता है, पुनः समाप्त कर दिया गया। लेकिन होता क्या है, जो फर्रुखसियर ने फिर क्या करता है, फर्रुखसियर जिसका भतीजा था वो जो है 1717 ईस्वी के 1715 से 17 में रहा है, उस टाइम में जो है ये फिर से क्या करता है, फिर लगा दिया है। ठीक है, फिर से लगा दिया है। कौन? 1717 ईस्वी में के आसपास फर्रुखसियर लगा दिया है, जिसे बाद में कौन, मोहम्मद शाह रंगीला जो है समाप्त किया थी। ये होगी जजिया कर की बात। ठीक है, तो ये अपने मेनली जो है तभी से अरब आक्रमण के बारे में जाने, जो पहला आक्रमण अरब आक्रमण था। अब मैं थोड़ा सा जिक्र आपका अगर करूं तो मेनली जो जानना है अपना लोगों को, अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया, यानी भारत पर तुर्की आक्रमण को समझते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण, आपको बता दूं जो प्रथम चरण का जो आक्रमण रहा है भारत पर तुर्कों का, तो अच्छा एक चीज ध्यान लीजिए, ये तुर्की आक्रमण से पहले, तुर्की जो आक्रमण किया है इससे पहले जो है, पहले भारत की स्थिति कैसा रहा होगा, इस पे अगर एक नजर डाले तो आक्रमण से पूर्व जो है, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति जो है मेनली, इसमें अगर बात करें तो मुल्तान और सिंध दोनों क्षेत्र जो है 8वीं सदी के आरंभ में ही जो है, आपको मैंने जैसे बताया, जो मुल्तान, कौन कौन सा क्षेत्र जीता था इसने, मुल्तान प्लस सिंध जो है, ये दोनों इलाका जो था 8वीं सदी के आरंभ में ही अरबों द्वारा क्या किया गया है, इसे जीत लिया गया है, विजित कर लिए गए थे।
सिंध में अरबों की सत्ता का अवशेष अब भी बचे हुए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है इस टाइम में, तुर्की के टाइम में। हिंदू शाही राजवंश उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू राज था, जिसकी सीमा जो है कश्मीर से मुल्तान तक और चिनाब नदी वाला जो इलाका था वहां फैला हुआ था। महमूद ने इसकी राजधानी वहिंद पर आक्रमण कर दिया था, या और यहाँ का शासक जयपाल था, जिसने पराजित होने पर जो है आत्महत्या कर लेता है। और उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर का क्षेत्र जो है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय से राजनीतिक अवस्था से ग्रसित था, और यहाँ की वास्तविक शासक क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी दिद्दा थी। दिद्दा भारत का जो है इस समय बाह्य देशों के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था। राज्यों का आर्थिक आधार कमजोर था, सैन्य आधार भी, अगर आर्थिक आधार कमजोर है तो सैन्य आधार भी कमजोर ही था मेनली। ठीक है। अच्छा हाँ, शासक जो था मेनली राजनीतिक विभाजन काज की यह एक समस्या जो था वो केवल राजपूत राज्यों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका जो परिणाम था वो देश के मतलब सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा था। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का पूर्णतः जो था अभाव हो गया था। इस समय देश के छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, इस कारण से जो है इस समय कोई भी एक राज्य या शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें जीतकर एक छत्र राज्य स्थापित कर सके। आंतरिक कलह बहुत होता था इनमें, जो है आंतरिक कलह भी जो था इन राज्यों को कमजोर बना दिया गया था। विदेशी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध करना इनके लिए संभव नहीं था, और इस स्थिति के लिए राजपूत शासक स्वयं जिम्मेदार थे, क्योंकि हमेशा आपस में अगर आप लड़ोगे तो फिर दूसरे तो जीत ही जाएंगे भाई। आंतरिक अशांति जो है इस परिस्थिति में जो है अंत राजपूत शासकों का अस्तित्व को समाप्त कर देता है। खैर, हम लोग बात कर लेते हैं और स्टार्ट भी कर देते हैं। भारत पर तुर्कों के आक्रमण से रिलेटेड जो मेनली बात है, इसमें प्रमुख रूप से आपको दो, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी, इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करें। पहली बात, मोहम्मद गजनबी का आक्रमण। भारत पर तुर्की आक्रमण के क्रम में महमूद गजनबी कैसे कैसे आक्रमण करता है ये जानना जरूरी है। मोहम्मद गजनबी का आक्रमण। मोहम्मद गजनबी जो है ये कौन थे? मोहम्मद गजनबी गजनी के शासक। मोहम्मद गजनबी जो है ये गजनी के शासक सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन इनके पुत्र थे। इन्होंने जो है सन 998 ईस्वी में जो है यह सुल्तान बनता है। इसका पुत्र जो है यानी मोहम्मद गजनबी, ये 998 ईस्वी में जो है 998 एडी में गजनी का सुल्तान बना है। मोहम्मद गजनबी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सुल्तान की उपाधि ये धारण की है। इसने भारतीय धन संपदा लूटने के लिए जो है, देखिए क्यों आया, आपने इससे पहले भी हुआ था, लेकिन कोई भी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे धन संपदा है। तो इसी क्रम में जो है मोहम्मद गजनबी जो है यह जो था मेनली एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक था। तो इसने धन संपदा लूटने के लिए जो है 1000 से 1027 ईस्वी के बीच लगभग 17 बार जो है आक्रमण किया है। और उसके द्वारा भारत पर किए गए प्रमुख आक्रमण को जो है हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 17 बार क्या था, 17 बार के अगर बारे में जानेंगे तो फिर तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा छोटा जो चीज़ है उनको जानना जरूरी हो जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं
इन्हीं पॉइंट पर जिक्र करता हूँ। ये 17 बार जो आक्रमण किया है तो कौन कौन से। मोहम्मद गजनबी ने पहला आक्रमण जो किया था ये 1000 ईस्वी में जो है एडी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पर किया था, और उन क्षेत्रों की कुछ दुर्गों पर जो है अधिकार करने के बाद जो है ये गजनी चला जाता है, फिर लौट जाता है 1000 एडी में। फिर ये फर्स्ट वाला बात हो गया। सेकेंड में क्या हुआ, दूसरा आक्रमण जो है ये 1001 ईस्वी में करता है। इसमें जो है ये हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया है दूसरा आक्रमण, और उसकी राजधानी वहिंद जिसे कि उद्भांडपुर था भी बोलते थे, इस पर जो है क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है उद्भांडपुर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और जयपाल को वहां के शासक थे उसको बंदी बना लेता है। फिर लेकिन करता क्या, इसका मेनली क्या काम था, जो धन लेना है लूटना है, तो ये क्या किया, उससे धन लेकर के ऐसे छोड़ दिया। दूसरा आक्रमण हो गया। अब देखिए तीसरा जो बात है, फिर सन 1005 में एडी में महमूद जो है मुल्तान पर आक्रमण किया है। कहां पे, मुल्तान पर आक्रमण किया, और वहां के शासक करामीता संप्रदाय के फतेह दाऊद था, और उसको ये पराजित करता है। लेकिन 1000 यानी 5 साल बाद कितना होगा, 1010 एडी में जो है दूसरे मुल्तान आक्रमण में उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर बात आता है 1018 एडी में। 1018 एडी में महमूद देखिए महमूद गजनबी है, मोहम्मद गज आ जाता है, तो ये आप इसके लिए मेरे नब्ज को ध्यान इग्नोर कीजिएगा। महमूद गजनबी सन 1018 ईस्वी में महमूद ने सर्वप्रथम जो है ये गंगा घाटी के क्षेत्र पर आक्रमण किया। और इस समय गंगा घाटी के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो इस समय जो यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था। इसका राज्यपाल का आप पढ़ चुके हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश राज्यपाल यहाँ पे शासन कर रहा था, और उसकी राजधानी कहाँ था गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज थी। तो महमूद ने कन्नौज और मथुरा को लूटा, और मार्ग में बुलंदशहर के राजा जो है वो मिला, उसको भी अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। ये होगी 1018 एडी की बात। 1018 एडी के बाद जो है 1019 एडी में जो है 19-20 समझिए भाई, 19 या 10-20 एडी में जो है चंदेल शासक को दंडित करने के लिए अभियान किया, और कालिंजर बुंदेलखंड को बोलते हैं, इसके शासक को कालिंजर यानी बुंदेलखंड के शासक को भी यानी चंदेल शासक को भी पराजित करता है चंदेल। फिर एक साल बाद जो है 1021 ईस्वी में 21 या 22 में फिर से पंजाब पर आक्रमण करता है, और मेनली इस आक्रमण का जो उद्देश्य है पंजाब के प्रशासन को अपने अधीन करने का निश्चय था। देखिए 1021-22 में इसका मोटिव बदल गया है। ये पंजाब को क्या करता है, पंजाब पे आक्रमण करता है, और किस मोटिव से करता है, पंजाब पर आक्रमण ये किया है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है जो पंजाब के प्रशासन को अपने अधीन करना। क्लियर बात। और मेनली जो अब आक्रमण आता है, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, सोमनाथ का आक्रमण, सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ का आक्रमण जो है ये महमूद के द्वारा जो है भारत पर किए गए अभियानों में सबसे यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कब 1025-26 में जो है
उसने यह अभियान के दौरान जो है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा है 1025 और सोमनाथ मंदिर जो था क्या था भाई, यह एक शिव मंदिर था और यहाँ की अत्यधिक धन संपत्ति इस कारण धन संपत्ति जो था इस मंदिर में बहुत ज्यादा था, इसी कारण से ये यहाँ पे मतलब लूटना चाहता था इसको। और इस समय गुजरात के शासक भीमदेव था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इस समय जो है गुजरात के शासक कहाँ, गुजरात सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात। इस समय गुजरात के शासक भीमदेव था आक्रमण के समय, जो बिना युद्ध किए क्या हुआ, खुर भाग गया। तो इसलिए सोमनाथ पर आक्रमण किया। मोहम्मद ने अपना 17वां और अंतिम, इसको जानना जरूरी है, 17वां और अंतिम या अंतिम आक्रमण जो है, अंतिम आक्रमण ये कब 1027 ईस्वी में 1027 एडी में जो है ये किया है, जाटों के विरुद्ध किया है, जाटों के विरुद्ध क्या है, जाटों के विरुद्ध किया। और वापस जो जा रहा था ये, तो वापस जाते वक्त जो है खोखरों को भी क्षति पहुंचाई है। तो ये सवाल में पूछा जाता है, तो मैं आपको मेनली बात किया हूं, जो अंतिम जो आक्रमण है 17वां और अंतिम आक्रमण, ये जाटों के विरुद्ध किया है। लेकिन वापस जब ये लोग जा रहा था तो उस टाइम में खोखरों से, तो ये ऑप्शन को अनुकूल आप देख लीजिएगा, खोखर जाति होते हैं, खोखरों जाति को भी कुछ क्षति पहुंचा दिया था, इसलिए ऑप्शन में ये भी दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा, ठीक है। मैंने भी अभियान ये किया है जाटों के, लेकिन जब ये लौट रहा था तो खोखरों को भी क्षति पहुंचा दिया था, इसलिए सवाल में आ जाता है जो अंतिम मतलब 17वां आक्रमण या अंतिम आक्रमण किससे किया था। तो ये अगर खोखरो ऑप्शन में आता है तो इसे टिक करना है, अगर जाट नहीं रहे तो, और जाट रहे तो जाट को करना है। तो ये मेनली जो है मोहम्मद गजनबी के जो है प्रमुख मतलब आक्रमण जो है उनके बारे में हम लोग देखें। अच्छा, सोमनाथ मंदिर वाला कौन सा आक्रमण रहा है भाई, एक वर्ड आप जान लीजिए, खिलअत जो होता था ना, ये सुल्तान बनने का जो है एक वैध प्रमाण पत्र कहा जाता है इसको, खिलअत को सुल्तान बनने के लिए वैध प्रमाण पत्र था, ये लीगल सर्टिफिकेट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण को देखेंगे और वहीं से आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।